सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और आने वाले समय में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण एग्ज़ाम सामने आ रहा है, रीट का कंपटीशंस। इस हेतु मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको सही समय पर सही दिशा निर्देशन मिले और आप अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से हासिल करने में कामयाबी प्राप्त करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पादपों में श्वसन के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे और दोनों में क्या विशेष अंतर होते हैं उन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जाएगा, ताकि फ्रेंड्स आप श्वसन की क्रियाविधि पादपों में आसानी से समझ सको। तो इस हेतु हम सर्वप्रथम श्वसन की क्रियाविधि देखते हैं। तो यहाँ पर हम श्वसन की क्रियाविधि में ऑक्सी श्वसन को देखेंगे। ऑक्सी श्वसन दो विधियों द्वारा होता है, सामान्य परिपथ द्वारा और दूसरा होता है पेंटोज फास्फोज परिपथ द्वारा। सामान्य परिपथ के द्वारा जो श्वसन होता है वह परिपथ निम्न दो चरणों में संपन्न होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक शब्द है जिसके अंदर ग्लाइकेज बराबर स्वीट्स, यानी ग्लाइकेज का मतलब होता है मीठा और लाइसिस यानी ब्रेकिंग यानी टूटना। ग्लाइकोलाइसिस एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं के बनने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसे इम्डेन, मेयरहोफ एंड पर्न्स ने खोजा था, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इसलिए इनके नाम पर इसे ईएमपी परिपथ भी कहते हैं। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन युक्त होता है तथा उससे निर्मित पायरुविक अम्ल जो होता है वो 2 कार्बन युक्त परमाणुओं वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। यह सभी सजीवों में मिलता है। इनमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। यह वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत बनने वाले पायरुविक अम्ल का भविष्य ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है, तो इसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह कोशिका द्रव में ही कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल या अम्ल का निर्माण करता है। इसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके निम्न प्रक्रिया करता है, जिसका समीकरण मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है। पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में प्रवेश करके कार्बन डाइऑक्साइड अणु मुक्त करके 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल TCA चक्र में प्रवेश करता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, एसिटाइल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी होती है। क्रेब्स चक्र की खोज
हैंस क्रेब ने 1937 में की थी। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। इस चक्र में प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है, इसलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र TCA चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के अंदर विभिन्न कार्बनिक अम्ल बनते हैं, इसलिए इसे कार्बनिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। 3 NaDH2, 1 NADPH2 तथा FADH2 के अणुओं का उत्पादन होता है। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जिसमें पायरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर एक्टिव होना और सिट्रिक अम्ल का बनना और सिट्रिक अम्ल से एक रेखिक चक्र में ये पूरा प्रक्रम ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तक पहुंचकर वापस एसिटिल कोएंजाइम का निर्माण होना, यह परिपथ पूरा आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा कोशिका द्रव में संपन्न होती है तथा क्रेब्स चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर होता है। दूसरा अंतर यहाँ देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वायवीय तथा अवायवीय शोषण पाया जाता है, परंतु क्रेब्स चक्र में केवल वायवीय शोषण ही पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यहाँ है कि ग्लाइकोलाइसिस कुल मिला के 9 चरणों में संपन्न होता है, जबकि क्रेब्स चक्र यहाँ 8 चरणों में संपन्न होता है। उसके पश्चात ग्लाइकोलाइसिस एक रेखीय पाथवे है, जबकि क्रेब्स चक्र एक चक्रीय पाथवे होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होने से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि क्रेब्स चक्र में एसिटिल कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP अणुओं का उपयोग होता है, इसमें ATP का कोई उपयोग नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से 2 ATP का शुद्ध निर्माण होता है, जबकि क्रेब्स चक्र में सक्सिनिल कोएंजाइम के 2 अणुओं से 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से 2 NADH की प्राप्ति होती है, परंतु क्रेब्स चक्र में एक एसिटिल कोएंजाइम से 6 NADH2 अणु तथा 2 FADH2 अणु प्राप्त होते हैं, जो महत्वपूर्ण अंतर है। ग्लाइकोलाइसिस में CO2 का उत्पादन नहीं होता है, जबकि क्रेब्स चक्र में CO2 का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइटिक अभिक्रियाओं के सभी उत्प्रेरक एंजाइम कोशिका द्रव में विलय अवस्था में उपस्थित होते हैं, परंतु क्रेब्स चक्र के अंदर सभी अभिक्रियाओं में से 2 एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला में स्थित होते हैं तथा अन्य सभी मैट्रिक्स में विलय अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को मैंने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य क्या अंतर है उसका संक्षिप्त में विवरण आपको यहाँ पर मैंने बताया है और समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।